Hey everyone, welcome to CLAT Point. Let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, DU, LLB, LLM, NLS एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022-23 में देने वाले हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर है आर्टिकल 141। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आज का मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड टू बी द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अब आज का जो हमारा न्यूज़ है वो चारों तरफ, आज का जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें 60 से 70% पूरे न्यूज़पेपर में ही आज जो रशिया यूक्रेन में प्रेजेंट सिचुएशन है उससे रिलेटेड है। तो कल मैंने आपको पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड सब बता दिया है, तो अब मैं उस पर नहीं आऊँगा। आज जो न्यूज़ है बस हम उनको देखते हुए चलते हैं। तो देखिए, देखने में ये मिला है कि यूक्रेन के काफ़ी सारे जगहों पे आपने देखा कि अब रशिया का कैप्चर है, रशिया ने कहीं ना कहीं पूरा कंट्रोल कर लिया है। भारतीय 470 स्टूडेंट्स जो हैं वो रोमानिया मूव करा दिए गए हैं। तो एक ये न्यूज़ में देखा। जो देखिए आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ये खुद इस तरीके के स्टेटमेंट देते हुए पाए गए कि हम जो है रशिया के सामने घुटने नहीं टेक सकते हैं और हम लोगों को इनका सामना करना चाहिए, हम कैपिटल रशिया को नहीं देंगे। तो एक तरीके की ये बात देखी गई। और कुछ लोग जो हैं 60+ जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको बगल की कंट्रीज़ में शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ तक भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दे दी है कि इस तरीके की बोतल्स में तेल भर के तैयार रखिए, ज़रूरत पड़ने पे आप यूज़ कर सकते हैं। खुद ये जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं आर्मी की ड्रेस में। एंड लोगों को भी, जो आम जनता है, उनसे पूछा गया है, उसमें से जो लोग शुमार होना चाह रहे हैं उनको ट्रेन भी किया जा रहा है किस तरीके से फाइट करनी है, क्या करना है। तो ये यूक्रेन में चल रहा है। लेकिन इन सब का देखिए लॉन्ग टर्म में कोई सॉल्यूशन है नहीं, और चीज़ें तो देखिए वही हैं कि आपस में बातचीत से रिजॉल्व होंगी। ये देखिए एक बड़ा अच्छा मीम था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इसमें देखिए यूएसए की असलियत दिख रही थी। यूक्रेन के पास तो पहले से उसे पता था कि कोई ज़्यादा खास पावर है नहीं, रशिया से युद्ध होगा, हम हार ही जाएंगे। ये यूएसए के दबाव में, यूएसए के कहने पे ये बहुत आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब ज़रूरत पड़ी तो यूएसए देखिए पीछे हो गया है। एक और इससे रिलेटेड मीम था कि यूक्रेन ने बोला वी नीड एयर सपोर्ट, तो यूनाइटेड नेशन बोल रही है यार यू आर डूइंग ग्रेट। तो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का तो कुछ इस तरीके का पुराना मामला है। आपको हमारी भी कहानी याद होगी 1972 वाला, मैंने आपको बार बार बताता हूँ, क्योंकि वो इंसिडेंट ही कुछ ऐसा है जब यूएस पाकिस्तान के सपोर्ट में चला गया और फिर आपकी मदद रशिया ने करी थी। तो यूएसए का ये रहता है। और आपको पता है ना, जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करती हैं, वो चाहती भी नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा कि वर्ल्ड में शांति रहे। क्यों? अगर भैया जो लोग, जिनकी इकोनॉमी मिलिट्री इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, वो थोड़ा चाहेंगी कोई लोग उनसे आर्म्स ना खरीदें। कोई आर्म्स क्यों खरीदेगा? जब तक कहीं पर थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं होगी तो आर्म्स कम खरीदे जाएंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मामला सॉर्ट आउट हो जाए तो इंडिया गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस पे कम बजट खर्च करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए, रशिया, इन लोगों को ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है इनका आर्म्स का। तो ये सब भैया बड़ा इसमें डायनामिक्स रहता है। और कहीं ना कहीं रशिया को ये कराना चाह भी रहा था यूएसए, क्योंकि जिससे कि वो रशिया की थू थू करा सके यूरोपियन यूनियन में, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन कैंसिल करा सके। तो यूएसए का अपना इसमें वो रहता है। इसके बाद देखिए पुतिन साहब की तरफ से भी कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स आई हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि हम जो है यूक्रेन को वहाँ की लोकल आर्मी को सौंपने को तैयार हैं, वो कंट्रोल करें, बट वहाँ की गवर्नमेंट को नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है जी जिनपिंग साहब से कि हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, यूक्रेन से हम बात करके चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। लेकिन आप एक तरफ देख रहे हैं कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपने देखी। बाइडन ने कहा कि हम सैंक्शन लगाएंगे रशिया के ऊपर। तो रशिया ऐसी कंट्रीज़ को सैंक्शन से कोई डर लगता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर सैंक्शन इतने लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ईयू फ्रीजेज यूरोपियन एसेट्स ऑफ पुतिन। लेवरोव, जो लेवरोव वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी प्रॉपर्टी एंड पुतिन साहब की प्रॉपर्टी यू ने सीज कर ली है जो यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब देखिए एक नया एंगल सामने आ रहा है जो आप डिस्कस करना बनता है। देखिए ये कंट्री है लुथानिया। ये जो लुथानिया के बगल में थोड़ा सा पोर्शन है ना, ये भी रशिया कंट्रोल्ड पोर्शन है। अब लुथानिया के साथ क्या दिक्कत है ना, ये वही कंट्री है जिसने चाइना से पंगा ले रखा है। आपको याद होगा इन्होंने वियतनाम का ऑफिस अपने यहाँ खुलवा दिया था। चाइना रशिया दोस्त हैं। लुथानिया पहले आपका यूएसएसआर का ही पार्ट था और बाद में ये नेटो का पार्ट हो गया है। रशिया ने एक शर्त ये भी रखी थी कि 1998 के बाद जो जो कंट्रीज नेटो में मिली हैं उनको बाहर करो। तो लुथानिया भी उसमें से एक है। लुथानिया ने अपने आप पे इमरजेंसी घोषित कर दी है। उनको लग रहा है कि अगला नंबर हमारा ही है। दो कारण से लग रहा है, एक तो रशिया का दोस्त चाइना भी है, अपने चाइना से पंगा ले रखा है, और दूसरा रशिया की जो शर्तें थी, अगर आप नहीं मानोगे तो वो तो चाहेंगे कि जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लेटविया, लुथानिया, ये नेटो के पार्ट ना बने रहें।
तो ये चीज़ थी। बाल्टिक कंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको एक दिन सेशन में ही बताया था, बाल्टिक सी के बगल में होती है इसलिए इनको बाल्टिक कंट्रीज़ कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि अगर कल को आप ये सोचो कि लुथानिया है अब ये नेटो का पार्ट है, तो अगर रशिया इस पर अटैक करेगा तो आर्टिकल 4 आ जाएगा नेटो का, आर्टिकल 5 आ जाएगा जिसमें कि नेटो के सारे कंट्रीज मदद करने के लिए आ जाएंगे। बट इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, पता है ना। जैसे कि अभी ये सिचुएशन है, इसमें लग ही यही रहा था कि यूक्रेन के सपोर्ट में खड़ा है पूरा नेटो, यूरोपियन कंट्रीज। एक कंट्री आप बता दीजिए जिसने यूक्रेन के ओपन सपोर्ट में आया हो। सभी लोग डायलॉग कर रहे हैं, सभी लोग सैंक्शंस लगा रहे हैं, पर सैंक्शंस लगाने से यूक्रेन की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें तो कोई फायदा होगा नहीं, तो यूक्रेन के साथ में कोई नहीं खड़ा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि लुथानिया ने अपने यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी है और अब वो चीज़ों को अपने तरीके से देख रहा है। यूक्रेन जो है अंडर फुल स्केल अटैक है, सब तरफ से देखिए रशियन सेना जो है वो घुस चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक स्टेटमेंट दी है, सरप्राइज एनिमी विद इंडियन आर्म्स। अब देखिए ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे मोदी जी के द्वारा कही गई है। देखो इस सिचुएशन से एक चीज़ तो क्लियर है कि कभी भी कोई भी कंट्री किसी पे अटैक कर सकता है। चाइना है, आपको धमकी देता है, कब घुसाएगा पता नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान है, कब क्या करे पता नहीं है। तो हमारी लड़ाई सबसे हो सकती है, हमें सबके लिए तैयार रहना है। तो ऑफकोर्स हमारा डिफेंस ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है, लेकिन जब हम लोग खुद से एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे ना, खुद से हमारा आर्म्स बनाने लग जाएंगे, तब बात ही कुछ और होगी। तो वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया को जो है अपने आर्म्स खुद बनाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्म्स बनाएंगे उतनी शक्तिशाली हमारी कंट्री बनती जाएगी। तो ये बात हमने यहाँ पे देखी। अब आज के जो एडिटोरियल्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड एडिटोरियल आया है, वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी आर्टिकल नेटो से रिलेटेड है, यूक्रेन से रिलेटेड है, यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड है, रशिया से रिलेटेड है, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे ट्रबल्ड वाटर करके एक आर्टिकल आया है, ये श्रीलंका की जो फिशरमैन वाला इशू है हमारा, कल हमने डिटेल में डिस्कस किया है। वही है कि इंडिया में और श्रीलंका में जो फिशरमैन इशू है, कच्छतीवू आइलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, भारत के फिशरमैन्स जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके श्रीलंका के साइड में चले जाते हैं, जिससे कि श्रीलंका के मछुआरों को दिक्कत होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैवलर्स का यूज़ करते हैं हमारे मछुआरे, जो कि श्रीलंका के मछुआरे नहीं चाहते हैं। वो लोग डीप फिशिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करो ये चाहते हैं, और वैसे भी वो अपने कंट्री में आपको मछली क्यों पकड़ने देंगे। हमने इसमें एक प्रॉब्लम ये भी देखी थी कि ये आज का डिस्प्यूट नहीं है, 1921 से डिस्प्यूट चला आ रहा है। 1970s में इंदिरा गांधी जी ने एक डील करके, एग्रीमेंट करके मामलों को सॉर्ट आउट किया था, जिसमें कच्छतीवू आइलैंड उनको चला गया था। उसके बाद भी ये प्रॉब्लम बनी रहती है। अब यहाँ पे देखिए ग्राउंड जीरो आती है, इसमें स्टोरी आता है, तो इसमें ऐसा कुछ एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं है। बस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जानते हैं। हमने काफ़ी समय पहले इसको डिस्कस किया था, इसलिए एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो कासरगोड से लेकर तिरुवनंतपुरम तक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन बन रही है, जिसका नाम है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। 529 किलोमीटर से यहाँ पे कवर करने वाली है। 10 स्टेशन इसमें होने वाले हैं, करीबन 11 डिस्ट्रिक्ट में कवर होगी। मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 200 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम क्या आती है ना, इको सेंसिटिव जोन की क्या बात है मैं आपको बताता हूँ। ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट में आता है, जहाँ से सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बनना है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बनने के ऊपर, या फिर आपको वेस्टर्न घाट के ऊपर ना, 2 कमेटी समय समय पे बैठी थी। एक थी गडगिल कमेटी, एक थी कस्तूरिरंगन कमेटी, और दोनों ने अपनी रिपोर्ट जारी करी थी। गडगिल कमेटी का ऐसा कहना था कि पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट जो है ना, इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित कर दो। क्या होता है मैं अभी आऊँगा बताऊँगा। कस्तूरिरंगन कमेटी ने कहा कि नहीं, 37% जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित कर दो, बाकी पे डेवलपमेंट होने दो। बेसिकली देखो, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में अगर कोई जगह आ जाएगी ना, तो वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकोगे, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकोगे। तो जिस स्टेट के अंदर ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया आ जाएंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट रुक जाएगा। जंगल तो हो जाएंगे लेकिन डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो ये एक बेसिक मैंने आपको इसके बारे में आइडिया दिया है। अब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, इको सेंसिटिव जोन जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, आप एक जगह से इसको 10 किलोमीटर की रेंज तक खींच सकते हो कि ये यहाँ से लेके 10 किलोमीटर के चारों तरफ का स्फेयर जो है वो इको सेंसिटिव एरिया होगा। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आप इस तरीके की और चीज़ें नहीं कर सकते हो, कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते हो। तो ये हमने देखा। क्रिएट अ बफर जोन अराउंड अ प्रोटेक्टेड एरियाज, प्लेसेस रिस्ट्रिक्शन ऑन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, रिस्ट्रिक्शन पॉल्यूशन एक्सट्रैक्शन ऑफ सरफेस वाटर, मिनिमम ऑफ 100 mm, ये मैंने आपको बताया 100 मीटर का मिनिमम होता है, मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक आप इसको खींच सकते हो। तो ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के बारे में बात है। अब ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये वेस्टर्न घाट के अंदर आता है, जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है कि क्यों भी डेवलपमेंट करना है, क्यों पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये है। डिस्टेंस टोटल 5 to 9.45 किलोमीटर इसमें कवर होगी। स्टैंडर्ड गेज यहाँ पे होगा, टाइम 5 साल के अंदर इसको कवर करेंगे। कहीं पे 10 स्टेशन लिखे हैं, कहीं पे 11 लिखे हैं, ऑल दो ज़्यादा 11 ही लिखे रहते हैं हर जगह पे, तो 11 ही मान लेना।
तिरुवनंतपुरम कासागोड से आपका ये जुड़ने वाला है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऐसा कोई खास